हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 से 26 का जो सेशन है 2025 से 26 का जो सेशन है, उसके लिए जो है उसके लिए जो है क्लास 12th जो है ज्योग्राफी का जो है टॉप 20 जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है पार्ट 2 वीडियो को जो है आज के सेशन में कवर करेंगे और इसमें आप लोग को भी टॉप 20 क्वेश्चन मिलेगा। टॉप 20 ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा और इसका पीडीएफ लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा। वीडियो को देखकर और पीडीएफ को जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गेज किसे कहते हैं? गेज किसे कहते हैं? इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो गेज किसे कहते हैं? इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो देखिए गेज, तो देखिए रेल की पटरियों के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। तो याद रखिएगा, रेल की पटरियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गेज कहते हैं। और देखिए गेज सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, गेज जो है सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि रेल की पटरियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गेज कहते हैं। और गेज जो है सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले होते हैं, देखिए बड़ी लाइन। बड़ी लाइन देखिए, इस प्रकार के रेल पथ में पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? 1.5 मीटर से अधिक होती है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि बड़ी लाइन में जो है दोनों पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा 1.5 मीटर से अधिक होती है। उसके बाद देखिए मानक लाइन। तो देखिए मानक लेंथ, तो देखिए इस प्रकार के रेल पथ में दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1.44 मीटर होती है। तो याद रखिएगा कि मानक लाइन में दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1.44 मीटर होती है और इस प्रकार के रेल लाइनों का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन में जो है कौन से गेज का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा मानक लाइन का उपयोग किया जाता है, ठीक है? और मानक लाइन में दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1.44 मीटर होती है। उसके बाद देखिए मीटर लाइन, तो देखिए इस प्रकार के रेल पथ में दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। तो याद रखिएगा कि मीटर लाइन में मीटर मीटर लाइन में जो है रेल पथ में दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए छोटी लाइन, तो छोटी लाइन देखिए इस प्रकार के रेल पथ में दोनों पटरियों के बीच की चौड़ाई 1 मीटर से कम, सामान्यतः देखिए 1.67 मीटर तक होती है। यानी कि छोटी लाइन में रेल के दोनों पटरियों के बीच की जो है चौड़ाई देखिए 1 मीटर से कम, याद रखिएगा 1 मीटर से कम तो कितना? 0.6 मीटर होती है। आप लोग गेज के बारे में याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? तो देखिए हम जितना क्वेश्चन बताएँगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। तो देखिए, तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है? तो देखिए पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, देखिए वैसा रेल मार्ग जो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए, जैसे एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, तो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए महाद्वीप के 2 छोरों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं। महाद्वीप के 2 छोरों को क्या करते हैं? एक-दूसरे को जोड़ते हैं, तो उसे पार महाद्वीपीय या अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग देखिए वैसा रेल मार्ग जो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए महाद्वीप के 2 छोरों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं, उसे कहते हैं, उसे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग या अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं, ठीक है? देखिए, इन रेल मार्गों का निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से होता है। आर्थिक या राजनीतिक कारणों से क्या होता है कि इन रेल मार्गों का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आर्थिक और राजनीतिक कारणों से जो है पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का निर्माण होता है। ठीक है? काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक है, निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विश्व के प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग यानी कि अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के नाम लिखे, ठीक है? तो विश्व के प्रमुख देखिए पार महाद्वीपीय रेल मार्ग या अंतर महाद्वीपीय रेल मार्गों के नाम लिखे। तो देखिए विश्व के प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग निम्नांकित है, जो इस प्रकार है। तो विश्व के प्रमुख जो है अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग निम्नांकित है, जो इस प्रकार है। देखिए पहला है, देखिए ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग। तो ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग, और याद रखिएगा पार कैनेडियन रेल मार्ग। उसके बाद देखिए यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। उसके बाद है, देखिए ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। तो इन सभी रेल मार्गों के बारे में याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है। पूछ लेता है कि विश्व के जो है प्रमुख पार महाद्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग मार्ग के नाम लिखे। तो आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है? तो याद रखिएगा विश्व के प्रमुख जो है अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग, यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। उसके बाद देखिए ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जल परिवहन किसे कहते हैं? इसके प्रमुख लाभ को लिखिए। तो जल परिवहन क्या होता है? तो देखिए जल मार्ग यानी कि जल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाली परिवहन को जल परिवहन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है की जाने वाली परिवहन को क्या कहते हैं? जल परिवहन कहते हैं। और देखिए जल परिवहन का लाभ क्या होता है? तो याद रखिएगा, देखिए जल परिवहन के
जल परिवहन के लिए मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। जल परिवहन के लिए क्या होता है कि मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। इसी कारण जल मार्गों के निर्माण एवं रख-रखाव पर किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं पड़ता है। तो जल परिवहन में क्या होता है कि मार्गों यानी कि रास्तों का निर्माण नहीं करना करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि इस कारण जो है जल मार्गों के निर्माण एवं रख-रखाव में किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं पड़ता है, ठीक है? देखिए, जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है और जल परिवहन क्या होता है, अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है, ठीक है? और देखिए, जल परिवहन की ऊर्जा लागत अन्य परिवहन की तुलना में कम होती है और जल ऊर्जा की लागत क्यों कम होता है? क्योंकि जल परिवहन घर्षण कम होता है, घर्षण कम होता है जल परिवहन में, जिसमें ऊर्जा की जो है कम खपत, ऊर्जा यानी कि पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया, इसकी जो है लागत कम होती है, ठीक है? तो याद रखिएगा जल परिवहन की ऊर्जा लागत अन्य परिवहनों की तुलना में कम होती है। देखिए, जल परिवहन में छोटे आकार से लेकर बड़े आकार आकार के जलयानों का जो है संचालन किया जाता है, यानी कि छोटे से लेकर बड़े आकार वाले जल में चलने वाले जो है जलयानों का जो है संचालन किया जाता है। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है जल परिवहन और इसके लाभ इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष को लिखिए। तो देखिए मानव विकास के अंतर्गत निम्नलिखित 3 पक्ष महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है। तो याद रखिएगा 3 पक्ष महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार एक है देखिए दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, यानी कि जब मानव का विकास होगा तो उसका जीवन क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, यानी लंबी आयु हो जाएगा और स्वस्थ जीवन होगा, जिसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं, ठीक है? दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन को ही क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा कहते हैं। उसके बाद देखिए साक्षर या ज्ञानवान होना, तो यानी कि मानव का विकास जब होता है, तो साक्षर और ज्ञानवान हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और उनको जिन संसाधनों की आवश्यक होते हैं, उनको उपलब्ध कर लेते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा कि आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता। तो ये क्या है? ये मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मानव विकास के 4 स्तंभ। स्तंभ जिसको घटक कहते हैं, इसमें देखिए मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है। यहाँ पर देखिए मानव विकास के 4 घटकों ये याद रखिएगा घटकों, स्तंभ जिनको कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इनमें से कौन मानव विकास के 4 घटक है, तो घटक रहेगा इनमें से दिया हुआ, कोई अलग रहेगा, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए मानव विकास के 4 स्तंभ यानी कि घटकों इस प्रकार है, देखिए इस प्रकार है, देखिए एक है समता, एक है सततपुष्णीयता, एक है उत्पादकता, एक है सशक्तिकरण। तो याद रखिएगा कि मानव विकास के 4 घटक कौन-कौन है? समता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है और सशक्तिकरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर देखिए मानव विकास के 4 उपगम। यहाँ पर देखिए मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष पूछ रहा है, यहाँ पर मानव विकास के 4 घटकों के नाम पूछ रहा है, यहाँ पर मानव विकास के 4 उपागम है। सभी क्वेश्चन अलग-अलग है और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखिए मानव विकास के 4 उपागमों को लिखिए, तो मानव विकास के 4 उपागम इस प्रकार है। एक है देखिए आय उपागम होता है, एक होता है कल्याण उपागम, एक होता है आधारभूत आवश्यकता उपागम, एक होता है क्षमता उपागम। तो ये सभी क्या है कि मानव विकास के 4 उपागम हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है? एचडीआई का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखिए मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? देखिए मानव विकास सूचकांक देखिए, यह एक विश्व स्तरीय सूचकांक है कि मानव विकास सूचकांक कैसा है सूचकांक है विश्व स्तरीय सूचकांक है, जिसके द्वारा विश्व के सभी देशों के स्वास्थ्य, साक्षरता, संसाधनों तक पहुँच के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है। तो मानव विकास के द्वारा याद रखिएगा कि जो है विश्व के सभी देशों के स्वास्थ्य हो गया, साक्षरता हो गया और संसाधनों तक पहुँच के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है मानव विकास के द्वारा। देखिए, मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0 से 1 के बीच आधारित होता है, यानी कि मानव विकास का सूचकांक का मूल्य कितने से कितने तक होता है? 0 से 1 के बीच जो है आधारित होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक का मूल्य आधारित होता है, तो याद रखिएगा 0 से 1 के बीच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए मानव विकास सूचकांक का मूल्य 1 से जितना अधिक समीप होता है, यानी कि 1 के जितना नज़दीक होता है, उतना ही मानव विकास का स्तर अधिक होता है। यानी कि मानव विकास सूचकांक का स्तर 1 के जितना अधिक होगा, वो क्या होगा कि उतना ही विकास का स्तर क्या होता है? उच्च माना जाता है, ठीक है? तो मानव विकास के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास को परिभाषित कीजिए। तो देखिए डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास को परिभाषित करना है। तो देखिए डॉक्टर महबूब उल हक तो देखिए, यह एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉक्टर महबूब उल हक किस देश के थे? तो याद रखिएगा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने उन वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्धारित किया। इन्होंने क्या किया कि वर्ष जो है 1990 में मानव विकास सूचकांक को निर्धारित किया। देखिए इसके अनुसार मानव विकास क्या होता है? मानव की देखिए आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध उपलब्ध जो है जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विस्तृत करने की प्रक्रिया है। यानी कि मानव विकास क्या है कि मानव की आकांक्षाओं यानी कि मानव की जो इच्छा होते हैं एवं उन्हें उपलब्ध उपलब्ध जो है जीवन यापन की जो है सुविधाओं के स्तर को विस्तृत करने की प्रक्रिया है मानव विकास। तो डॉक्टर महबूब हल उल के बारे में याद रखिएगा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्धारित किया, ठीक है? और उसी अनुसार मानव विकास के बारे में याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताएं। तो जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर समझना है। तो देखिए जन्म दर, तो जन्म क्या दर क्या होता है कि प्रति 1000 बच्चों पर 1 वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रति 1000 बच्चों पर जो है 1 वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर क्या होता है, देखिए प्रति 1000 बच्चों पर 1 वर्ष में मृत बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर मतलब प्रति 1000 बच्चों पर 1 वर्ष में मृत बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। देखिए जन्म दर से जनसंख्या बढ़ती है, जन्म दर से क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है, और देखिए मृत्यु दर से जनसंख्या घटती है। देखिए जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं, जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दर को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु दर क्या होता है, प्राकृतिक होता है, इसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जन्म दर को नियंत्रित जो है प्राकृतिक विधि, कृत्रिम विधि द्वारा इनको नियंत्रित कर सकते हैं। तो जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो देखिए प्रवास, तो देखिए व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का अस्थायी परिवर्तन प्रवास कहलाता है। यानी कि व्यक्ति और व्यक्ति के समूह जब अपने निवास स्थान को छोड़कर कहीं चले जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों द्वारा अपने निवास स्थान का अस्थायी परिवर्तन प्रवास कहलाता है। देखिए प्रवास, अप्रवास तथा उत्प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो ये दोनों के बारे में याद रखिएगा। अप्रवास क्या होता है? ये देखिए प्रवास है, ये प्रवास है। यहाँ पर देखिए अप्रवास और उत्प्रवास है। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है? अलग-अलग है। तो देखिए, तो अप्रवास और उत्प्रवास क्या होता है? तो देखिए एक देश के अंदर ही किसी स्थान से दूसरे स्थान स्थान से जनसंख्या के आने को अप्रवास या अंतर देशांतरण कहते हैं। यानी कि एक देश के अंदर देखिए किसी स्थान पर जो है किसी दूसरे स्थान से जनसंख्या किसी स्थान पर जो है किसी दूसरे स्थान से जनसंख्या आ जाते हैं, तो उसे अप्रवास या अंतर देशांतरण कहते हैं, ठीक है? देखिए अप्रवास करने वाले व्यक्ति को अप्रवासी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, अप्रवास करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अप्रवासी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए उत्प्रवास। देखिए जब कोई व्यक्ति या यहाँ पर देखिए रिपीट हो गया, जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति के समूह अपने निवास स्थान को दूसरे स्थान पर बसने के उद्देश्य से छोड़ दें, मतलब दूसरे स्थान पर बसने के उद्देश्य से अपने निवास स्थान को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो छोड़ देते हैं, तो इस प्रक्रिया को उत्प्रवास कहते हैं, ठीक है? तो इसी को क्या कहते हैं? उत्प्रवास कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति के समूह, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डबल डबल बार लिखा गया है। तो देखिए, तो जब कोई व्यक्ति या देखिए व्यक्ति के समूह द्वारा अपने निवास स्थान को दूसरे स्थान पर बसने के उद्देश्य से छोड़ता है, तो इस प्रक्रिया को उत्प्रवास कहते हैं, ठीक है? देखिए अर्थात देखिए अपने निवास स्थान को छोड़ना छोड़ना क्या कहलाता है? उत्प्रवास कहलाता है। अपने निवास स्थान को छोड़ना क्या कहलाता है? उत्प्रवास कहलाता है। तो अप्रवास और उत्प्रवास के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रवास के अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक से आप क्या समझते हैं? तो प्रवास के अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है। या इसी क्वेश्चन को पूछ लेगा अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक में अंतर बताएँ, तो भी आप लोग को इतना ही लिखना है, ठीक है? तो देखिए अपकर्ष कारक क्या होता है? प्रवास के वे कारक जो किसी व्यक्ति को उद्गम स्थान की तुलना में गंतव्य स्थान पर बसने के लिए अधिक आकर्षित करते हैं, उसको अपकर्ष कारक कहते हैं। यानी कि जहाँ पर रहते हैं, उस स्थान से जो है किसी दूसरे स्थान पर बसने के लिए क्या करते हैं? अधिक आकर्षित करते हैं, अपकर्ष कारक कहलाते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा कि प्रवास के वे कारक जो किसी व्यक्ति को उद्गम स्थान की तुलना में गंतव्य स्थान पर बसने के लिए अधिक आकर्षित करते हैं, अपकर्ष कारक कहलाते हैं। जैसे देखिए इसके अंतर्गत काम के बेहतर अवसर, जहाँ पर काम के बेहतर अवसर मिलते हैं, वहाँ पर लोग बसना चाहते हैं। देखिए रहन-सहन की अच्छी दशाएँ, रहन-सहन की जहाँ दशाएँ अच्छे होते हैं, व्यवस्था अच्छे होते हैं, वहाँ पर लोग रहना चाहते हैं। उसके बाद देखिए शांति और स्थायित्व, शांति होना चाहिए। उसके बाद देखिए जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, यानी कि उस स्थान पर रहना चाहते हैं जहाँ पर जीवन की भी सुरक्षा और संपत्ति की भी सुरक्षा होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद देखिए अनुकूल जलवायु, जलवायु क्या होना चाहिए? अनुकूल हो चाहिए, यानी कि जिसके हमारा शरीर जो है, जिस जलवायु को सहन कर सके, उस प्रकार जलवायु होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद देखिए प्रतिकर्ष कारक, तो प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं? देखिए प्रवास के वे कारक जो किसी व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित यानी बाध्य करते हैं। देखिए प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं? प्रवास के वे कारक है, जो किसी व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं, यानी कि रुकावट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए बेरोज़गारी, रहन-सहन की निम्न दशाएँ, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएँ, महामारियाँ तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन आते हैं। तो जहाँ पर ये सभी जो होते हैं प्रतिकर्ष कारक होते हैं, वहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। जहाँ पर बेरोज़गारी रहेगा, वहाँ पर लोग रहने के लिए नहीं चाहते हैं। देखिए, रहन-सहन की निम्न दशाएँ, रहने के लिए अच्छी दशाएँ नहीं रहते। राजनीतिक उपद्रव यानी कि राजनीतिक कारण वहाँ पर जो है उपद्रव होते हैं, ठीक है? देखिए, उसके बाद देखिए प्रतिकूल जो है जलवायु, जलवायु अच्छा नहीं है, बदलते रहता है। कभी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गया, तो कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो इस प्रकार की जलवायु में भी लोग रहना नहीं चाहते हैं। देखिए, प्राकृतिक आपदाएँ, जहाँ पर बाढ़, भूकंप ये सभी आते हैं, महामारी आते हैं, तो इस ऐसे स्थान पर लोग जो है नहीं रहना चाहते थे। ये होते हैं प्रतिकर्ष कारक। तो अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जीवन प्रत्याशा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जीवन प्रत्याशा देखिए प्रति 1000 जनसंख्या पर
उत्तराजीवी जनसंख्या अर्थात जनसंख्या की जीवित रहने की एक औसत आयु जीवन प्रत्याशक है। यानी कि प्रति हजार जनसंख्या पर उत्तराजीवी जनसंख्या यानी कि जितने जितने जनसंख्या जीवित रहते हैं, तो जीवित रहने की जो है जनसंख्या के जीवित रहने की औसत आयु जो होता है, जितना आयु होता है, जितने आयु तक वो जीवित रहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा कहलाती है। तो याद रखिएगा कि प्रति हजार जनसंख्या पर उत्तराजीवी जनसंख्या अर्थात जनसंख्या के जीवित रहने की औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहलाती है। उसके बाद देखिए उद्गम और गंतव्य स्थान, ये भी क्वेश्चन उद्गम और गंतव्य स्थान काफ़ी इंपोर्टेंट है, निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए उद्गम और गंतव्य स्थान क्या होता है? देखिए वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, यानी कि जहाँ से लोग जाते हैं, उद्गम स्थान कहलाता है। तो याद रखिएगा कि वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, यानी कि जाते हैं, उद्गम स्थान कहलाता है, और जबकि जिस स्थान पर जो है जाकर लोग बसते हैं और जिस स्थान पर जाकर बस जाते हैं उसी को गंतव्य स्थान कहते हैं, ठीक है? तो आप लोग उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को ये सभी 15 जो है शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? अब आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन बताएँगे जो 5 मार्क्स में देखिए पूछा जाता है, ठीक है? तो आप लोग दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखिए, पशुचारण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो पशुचारण क्या होता है? इसके प्रकारों का वर्णन करना है। तो देखिए पशुचारण, तो देखिए, पशुओं की अपनी आय तथा भोजन प्राप्ति के उद्देश्य से पालन-पोषण करना पशुचारण कहलाता है। यानी कि पशु को जब अपनी आय और भोजन प्राप्ति के उद्देश्य से पालन-पोषण करते हैं, तो क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? पशुचारण कहलाता है। देखिए, पशुचारण के 2 वर्गों में बाँटा गया है। तो पशुचारण को जो है 2 वर्गों में बाँटा गया है। एक होता है चालबासी पशुचारण, एक होता है वाणिज्य पशुधन पालन। तो दोनों के बारे में सबसे बारी-बारी से पढ़ेंगे कि चालबासी पशुचारण क्या होता है और वाणिज्य पशुधन पालन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले चालबासी पशुचारण। तो देखिए, इस प्रकार के पशुचारण में पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ पानी तथा उपयुक्त चारागाहों की तुलना में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित रहते हैं, ठीक है? तो चालबासी पशुचारण के बारे में याद रखिएगा, इस प्रकार के पशुचारण में पशुचारक जो है अपने पालतू पशुओं के साथ जो है पानी और उपयुक्त चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होते हैं, ठीक है? तो उसे चालबासी पशुचारण कहते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए वाणिज्य पशुधन पालन, तो वाणिज्य पशुधन पालन क्या होता है? देखिए इस प्रकार के पशुचारण में पशुचारक अपने आस-पास के देखिए विस्तृत घास के मैदान जो होते हैं, घास के मैदान में भी हम आप लोग को घास के मैदान का नाम भी आप लोग को बताएँ हैं, ठीक है? नहीं तो एक बार फिर से बता देंगे क्योंकि वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, तो वाणिज्य पशुधन पालन में क्या होता है कि इस प्रकार के पशुचारण में पशुचारक अपने आस-पास के देखिए विस्तृत घास भूमि क्षेत्रों में और छोटे फार्मों में पशुओं का पालन-पोषण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी कि छोटे क्षेत्र और पशु पशु को पालने के लिए उसका फ़ॉर्म बनाकर जो है पशुओं का पालन-पोषण करते हैं, तो उसे वाणिज्य पशुधन पालन कहते हैं। तो चालबासी पशुचारण में पशुओं को चारागाह की तलाश में जो है एक स्थान भोजन और पानी चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होते रहते हैं, ठीक है? तो उसे चालवासी पशुचारण कहते हैं। लेकिन वाणिज्य पशुचारण में क्या होता है कि पशुचारक अपने आस-पास के जो फैला हुआ क्षेत्र रहता है उसमें उस क्षेत्रों में क्या करते हैं छोटे-छोटे फॉर्म बना लेते हैं और पशुओं का पालन-पोषण करते हैं, उसे वाणिज्य पशुधन पालन कहते हैं। ये दोनों के बारे में आप लोग से याद रखिएगा। अगर पूछ लेगा कि चालवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताएँ, तो भी आप लोग को यही लिखना है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए चालबासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताएँ, तो उसी अंतर को हम यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है? देखिए अंतर भी जो है कभी-कभी जो है 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखिए चालवासी पशुचारण और अंतर से संबंधित 2 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है। जब 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को 5-5 अंतर लिखिएगा, ठीक है? अब 2 मार्क्स जब पूछेगा तो उसमें आप लोग को 3 अंतर लिख दीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, तो चालवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर देखिए चालवासी पशुचारण तथा वाणिज्य पशुधन पालन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। तो दोनों के बारे में समझेंगे। तो देखिए चालबासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन। तो देखिए चालबासी पशुचारण, देखिए यह एक प्रकार की प्राचीन जीवन निर्वाहक व्यवसाय है। चालबासी पशुचारण क्या है? एक प्रकार का जो है प्राचीन जीवन निर्वाहक व्यवसाय है, जो प्रमुख रूप से मानवीय श्रम पर आधारित होता है। प्रमुख रूप से क्या होता है? मानवीय श्रम पर आधारित होता है। और देखिए वाणिज्य पशुधन पालन, यह एक आधुनिक व्यापारिक व्यवसाय है। यह क्या है? यह आधुनिक व्यापारिक व्यवसाय है, जो देखिए प्रमुख रूप से वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित होता है। देखिए चालबासी पशुचारण क्या होता है कि मानवीय श्रम पर आधारित होता है, ठीक है? लेकिन क्योंकि ये जो है मानव इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर जो है पशु को चारागाह की तलाश में जाकर पशु का पालन-पोषण करते हैं। लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन में जो है फ़ॉर्म के अंदर पाला जाता है पशुओं को, तो उसमें वैज्ञानिक तकनीक पर क्या होते हैं आधारित होता है। देखिए, उसके बाद देखिए सेकंड नंबर है देखिए इसमें फ़ॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि पशु को चारागाह तलाश में निकलते हैं। और देखिए वाणिज्य पशुधन पालन से फ़ॉर्म की क्या होती है? आवश्यकता होती है। देखिए, उसके बाद है देखिए
इस व्यवसाय में एक साथ कई प्रकार के प्रकार के जो है पशु पालते हैं। चालबासी पशुचारण में एक साथ जो है कई प्रकार के पशु पालते हैं, लेकिन जब वनिज पशुधन पालन में इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, ठीक है? देखिए, इसमें पशुओं का पालन परंपरागत विधियों के माध्यम से किया जाता है। इसमें पशुओं का पालन क्या किया जाता है? परंपरागत विधियों के माध्यम से किया जाता है। देखिए, इसमें पशुओं का पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, ठीक है? इसमें पशुओं का पालन क्या किया जाता है? पशुओं का पालन जो है वैज्ञानिक वैज्ञानिक आधार पर जो है व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। देखिए, इसमें प्रजनन, तकनीकी सुधार, बीमारियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है? देखिए, चालबासी पशुचारण में देखिए प्रजनन हो गया, जनिक सुधार, बीमारियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि वाणिज्य पशुधन पालन में इसमें प्रजनन हो गया, जनिक सुधार हो गया और बीमारियों पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आप लोग इन दोनों के अंतर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? पीडीएफ में आप लोग को सब मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके सभी को आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से नोट करके या पीडीएफ से ही आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वायु परिवहन क्या है? इसके प्रमुख विशेषताएँ एवं दोष को लिखिए। तो वायु परिवहन के क्या है? इसके प्रमुख विशेषताएँ को लिखना है और दोष को लिखना है। तो देखिए वायु परिवहन, तो देखिए वायु परिवहन वर्तमान में विश्व की महत्वपूर्ण परिवहन के साधन है। वायु परिवहन क्या होता है कि वर्तमान में जो है विश्व का जो है महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है, जिसके द्वारा लंबी दूरी की यात्राओं को अत्यंत कम समय में पूरा किया जाता है। यानी कि वायु परिवहन के द्वारा क्या किया जाता है? लंबी दूरी की जो यात्राएँ होते हैं उनको अत्यंत यानी कि बहुत कम समय में पूरा किया जाता है। देखिए वायु परिवहन की विशेषताएँ क्या है? तो देखिए वायु परिवहन का सर्वाधिक तीव्र एवं महँगा साधन है। वायु परिवहन का पहला विशेषता क्या है कि आप परिवहन का सर्वाधिक तीव्र एवं महँगा साधन है। देखिए, वायु परिवहन में अधिक लंबी दूरी की यात्राओं के लिए उपयुक्त माना जाता है और वायु परिवहन क्या होता है कि अधिक जब लंबी दूरी की यात्रा के लिए जो है उपयुक्त माना जाता है। देखिए, युद्ध के दौरान वायु वायु परिवहन किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। तो युद्ध के दौरान क्या होती है कि वायु परिवहन किसी भी देश की जो है सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। देखिए देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों में वायु परिवहन का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तो यानी कि जो प्राकृतिक आपदा होते हैं, बाढ़, भूकंप के समय जो है वायु परिवहन को राहत कार्यों के रूप में वायुयानों का जो है प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तो उसके बाद देखिए देखिए हल्की तथा शीघ्र खराब होने वाली मूल्यवान वस्तुओं के लिए परिवहन के लिए जो है यह उत्तम माध्यम है। यानी कि जो वस्तु हल्के होते हैं या जल्दी खराब हो जाते हैं, उसके परिवहन के लिए क्या है? एक उत्तम यानी कि अच्छा माध्यम है वायु परिवहन। ये वायु परिवहन की विशेषताएँ हो गई। अब दोष क्या होता है? दोष को समझेंगे। देखिए वायु परिवहन के दोष, देखिए यह सर्वाधिक महँगा साधन है। तो सर्वाधिक महँगा साधन है, ये क्या है? दोष है वायु परिवहन का। देखिए यह परिवहन साधारण व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है। साधारण व्यक्तियों को उपलब्ध क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यह जो है सर्वाधिक महँगा परिवहन व्यवस्था है, ठीक है? क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, क्योंकि साधारण व्यक्ति जो होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है? कमज़ोर होती है। देखिए, खराब मौसम खराब मौसम एवं तकनीकी कमियों के कारण जो है वायुयानों को दुर्घटनाग्रस्त होने का भय होता है। यानी कि जब मौसम खराब रहेगा तो खराब मौसम और खराब मौसम में देखिए वायुयानों को जो है दुर्घटनाग्रस्त होने का भय होता है। उसके बाद देखिए वायु परिवहन से बड़े स्तर पर ध्वनि प्रदूषण होता है और वायु परिवहन से बड़े स्तर पर क्या होते हैं? ध्वनि प्रदूषण होते हैं। तो आप लोग वायु परिवहन के विशेषताएँ जो है और वायु परिवहन के दोष याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पाइपलाइन परिवहन से आप क्या समझते हैं? इसके विशेषताओं एवं दोष को लिखें। तो पाइपलाइन परिवहन क्या होता है? इसके विशेषताओं एवं दोष को लिखना है। तो देखिए पाइपलाइन परिवहन, देखिए जल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक जैसे तरल और गैसीय पदार्थों का परिवहन पाइपलाइनों के द्वारा किया जाता है, इसे जिसे पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जल हो गया, पेट्रोलियम हो गया तथा प्राकृतिक गैसों जैसे तरल और गैसीय पदार्थों का परिवहन पाइपलाइनों के द्वारा किया जाता है, जिसे पाइपलाइन परिवहन कहते हैं, ठीक है? याद रखिएगा जल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे तरल और गैसीय पदार्थों का परिवहन पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है, जिसे पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। देखिए पाइपलाइन परिवहन की विशेषता क्या है? देखिए पाइपलाइन तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन का एक सर्वाधिक सुगम और सस्ता माध्यम है। पाइपलाइन परिवहन क्या है कि तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए सर्वाधिक सुगम यानी कि सबसे अच्छा और जो है सस्ता माध्यम है, ठीक है? देखिए पाइपलाइनों को असमतल क्षेत्रों तथा जल के अंदर भी बिछाया जा सकता है। पाइपलाइनों को असमतल जहाँ पर ज़मीन बराबर नहीं होता है, उस क्षेत्रों में और जल के अंदर भी बिछाया जा सकता है। देखिए पाइपलाइन पाइपलाइन परिवहन के संचालन तथा रख-रखाव में अन्य परिवहन के साधनों की तुलना में कम खर्च होता है, ठीक है? तो पाइपलाइन परिवहन के संचालन और रख-रखाव में भी अन्य परिवहन की तुलना में जो है साधनों में जो है कम खर्च होता है, ठीक है? उसके बाद देखिए पाइपलाइन परिवहन में ऊर्जा का उपयोग न्यूनतम होता है, तो पाइपलाइन परिवहन में क्या होता है? ऊर्जा का जो है उपयोग जो है न्यूनतम होता है। देखिए
देखिए पाइपलाइन के एक बार निर्माण निर्माण के बाद उसकी परिवहन क्षमता कम या अधिक नहीं की जा सकती। यानी कि पाइपलाइन परिवहन जब एक बार निर्माण कर दिए, तो निर्माण करने के बाद जो है उसकी परिवहन क्षमता को कम या अधिक नहीं की जा सकती है। उसके बाद देखिए पाइपलाइनों की सुरक्षा एक कठिन कार्य होता है। पाइपलाइनों की सुरक्षा भी क्या होते हैं? एक कठिन कार्य होता है, ठीक है? देखिए पाइपलाइन परिवहन की विशेषताएँ। अब पाइपलाइन परिवहन का महत्व क्या है? तो देखिए पाइपलाइनों का सबसे अधिक उपयोग द्रव्य पदार्थों और गैसीय पदार्थों के परिवहन में किया जाता है। तो पहला महत्व याद रखिएगा कि पाइपलाइनों का सबसे अधिक उपयोग द्रव्य पदार्थ और गैसीय पदार्थ के परिवहन में किया जाता है। देखिए न्यूजीलैंड में दूध के फार्मों से फैक्ट्रियों तक आपूर्ति पाइपलाइनों के द्वारा किया जाता है। यानी कि न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड में जो है दूध के जो फार्म होते हैं, उस फार्म से लेकर फैक्ट्रियों तक जो है आपूर्ति किसके द्वारा किया जाता है? पाइपलाइनों के द्वारा किया जाता है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल परिवहन का लगभग 17% भाग पाइपलाइन के माध्यम से होता है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है कुल परिवहन जितना होता है, उसका जो है 17% भाग जो है पाइपलाइनों के माध्यम से किया जाता है। देखिए पाइपलाइनों का उपयोग तेल कुओं से तेल के जो कुआँ होता है, तेल कुओं से तेल को शोधनशालाओं यानी कि कुआँ से लेकर कुआँ जहाँ से निकालते हैं वहाँ से उसको शोधन जहाँ पर उसको शुद्ध किया जाता है तक जो है तथा वहाँ से बंदरगाहों तक बंदरगाहों और घरों और नज़ारों ने यहाँ पर होगा, यहाँ पर बाज़ारों होगा, कि बाज़ारों तक जो है किया जाता है। तो याद रखिएगा पाइपलाइनों का उपयोग तेल के कुओं से जो है तेल तेल से जो है तेल के कुओं से तेल को शोधनशालाओं तक और तथा बंदरगाहों और घरों और बाज़ारों तक परिवहन किया जाता है। तो ये याद रखिएगा पाइपलाइन परिवहन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्च के लिए कि पाइपलाइन परिवहन आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं 2 उसको लिखे, आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि भूमध्यसागरीय कृषि से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषता एवं प्रमुख क्षेत्र को लिखें। तो भूमध्यसागरीय कृषि क्या होते हैं? इसकी विशेषताओं और प्रमुख क्षेत्र को लिखना है। तो देखिए भूमध्यसागरीय कृषि, तो देखिए भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को भूमध्यसागरीय कृषि कहते हैं। तो याद रखिएगा फर्स्ट बात याद रखिएगा कि भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को भूमध्यसागरीय कृषि कहते हैं। याद रखिएगा सिंपल सा परिभाषा है कि भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को भूमध्यसागरीय कृषि कहते हैं। और देखिए भूमध्यसागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताएँ, तो विशेषताएँ क्या है? देखिए इस 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 कृषि में मुख्य रूप से खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि पूछा जाता है कि खट्टे फलों का उत्पादन किस प्रकार की कृषि में किया जाता है? तो भूमध्यसागरीय कृषि में, आप लोग याद रखिएगा। देखिए अंगूर हो गया, अंजीर हो गया तथा जैतून इस कृषि के प्रमुख उत्पाद है। भूमध्यसागरीय कृषि के प्रमुख उत्पादक कौन-कौन है? अंगूर है, अंजीर है और जैतून जो है, जैतून इस कृषि के प्रमुख उत्पाद है। आप लोग से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि अंगूर जो है किस प्रकार की कृषि फसल है? तो याद रखिएगा भूमध्यसागरीय कृषि फसल है, याद रखिएगा। अब देखिए भूमध्यसागरीय कृषि के प्रमुख क्षेत्र, तो भूमध्यसागरीय कृषि के प्रमुख क्षेत्र क्या है? देखिए देखिए विश्व में इस कृषि का प्रचलन भूमध्यसागर के समीपवर्ती क्षेत्रों यानी कि भूमध्यसागरीय कृषि का प्रचलन जो है भूमध्यसागर के समीपवर्ती क्षेत्रों जैसे देखिए दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक यानी कि भूमध्यसागरीय के समीपवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत देखिए दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक, ठीक है? उसके बाद देखिए दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया हो गया, मध्य चिली हो गया, दक्षिणी अफ्रीका हो गया, उसके बाद देखिए दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी-पश्चिमी भाग देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो है दक्षिणी और दक्षिणी-पश्चिमी भागों में प्रमुख रूप से प्रचलित है। अगर आप लोग से इस तरह से याद नहीं रहेगा तो भूमध्यसागरीय कृषि के प्रमुख क्षेत्र के बारे में याद रखिएगा, इस तरह से लिख दीजिएगा दक्षिणी यूरोप यूरोप से देखिए 1 नंबर बनाकर लिख लीजिएगा दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में यूरेशिया से अटलांटिक तक, ठीक है? उसके बाद देखिए, उसके बाद 2 नंबर करके इस तरह से लिख दीजिएगा 2 नंबर, दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया, उसके बाद 3 नंबर मध्य चिली, उसके बाद देखिए 4 नंबर दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी भाग, ठीक है? उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो है दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भागों में प्रमुख रूप से किया जाता है, तो पॉइंट बनाकर आप लोग लिख दीजिएगा जिस प्रकार से आप लोग को याद होगा, ठीक है? तो आप लोग का आज का सेशन खत्म हो चुका है, अब आप लोग क्लास निश्चित रूप से डेली कम से कम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 1 सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, 1 सेट ऑब्जेक्टिव और 1 सेट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को डेली मिलेगा, 2 क्लास होगा, अब आप लोग को क्लास निश्चित रूप से एब्सेंट नहीं होगा। आप लोग निश्चित रूप से तैयारी कीजिए और ये पार्ट 2 है, हम आप लोग को 5 पार्ट तक बताएँगे, पार्ट 5 तक। पार्ट 5 तक में 20-20 क्वेश्चन का सेट रहता है, तो पार्ट 5 तक हम आप लोग को बताएँगे। तो देखिए पार्ट 5 मिलाकर कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन याद करके जाइएगा, सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मिलाकर, तो निश्चित रूप से आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव और एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आप लोग को नंबर बताएँगे, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे जो है अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।